शुक्रिया जी। अब आखिर में हम गुजारिश करेंगे महफिल मुज़ाकरा के सदर ग्रामी कदर मुमताज़ दानिश्वर जनाब प्रोफेसर जलील अली साहब से कि वो ज़ाहिर ख्याल फरमाएं। जनाब जलील अली साहब, सर अनम्यूट कर लीजिए। रोशन साहब, वो मौलाना जफर अली खान साहब का है कि ठीक हो गया। कुरान का डंडा हाथ में ले, इस्लाम का डंडा हाथ में ले, कुरान का डंडा हाथ में ले, उठ देख, देख देख खुदा क्या करता है। अल्लाह ताला सब कामयाबियां जी इरशाद। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एजाज साहब और तमाम अहबाब, आज दोपहर को भी एक मुज़ाकरा करवाया है शेर अली खान साहब ने कश्मीर के हवाले से। वहाँ कुछ मैंने बातें की तो ये कहने लगे अली साहब यही बातें रात वाले मुज़ाकरे में भी करते हैं। तो इन्होंने एक आसान नुस्खा बताया था, लेकिन मुझे दोस्तों की बातें सुनी हैं सब की, तो फिर मैंने महसूस किया कि उन्हीं बातों से काम नहीं चलेगा। असल में बात यह है कि जब सूरत हाल ये हो जाए कि तन हमा दाग दाग शुरू पंजाब हाँ, गुजार हम, तो फिर इस तरह से गुफ्तगू जो है थोड़ी सी बिखर जाती। अगरचे सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, कोई बात जो है ऐसी नहीं थी जो रिलेटेड ना हो जो अहबाब ने की। ताहम आसानी के लिए ये किया जाता है जब हम कोई टॉपिक मुकर्रर करते हैं कि भी जरा मेनली उस फोकस में रहा जाए। तो अगर मैं सिर्फ नजरियाती मदार के अंदर की बातों के हवाले से तश्कील पाकिस्तान से लेकर जो बाकी का सफर हमारा नजरियाती सफर, क्योंकि टॉपिक एक नजरिया एक कौम का है, उस पर बात करूं तो बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ कहने को। सबसे बड़ी बात तो पहले यह है, अगर मैं ये कुछ कह पाया तो फिर मैं बाकी मामला की तरफ आऊँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का नजरिया क्या है। अभी एक नसर साहब ने भी इस तरफ थोड़ा सा किया कि वो किधर गया टू नेशन थ्योरी, लेकिन इसका मतलब है कि हमें टू नेशन थ्योरी के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है, हम सब उसमें यकसू नहीं। अब ये जो था टू नेशन थ्योरी, ये ना तो ये कोई नस्ली जुग्राफियाई और लसानी थ्योरी थी सिर्फ जो किताबों में रियासत की लिखी हुई है, और ना ये सिर्फ मजहबी थ्योरी थी, ये थी हिंद इस्लामी तहजीबी कौमियत पर उस्तवार। जहां भी इस्लाम जाता है वहां एक मकामी कलर को मिलाकर और इस्लामी तालीमात को मिलाकर एक डिफरेंट कलर क्रिएट करता है, उससे एक तहजीबी कौमियत बनती है। इस्लामी तहजीबी ईरानी कौमियत, इस्लामी तहजीबी टर्की कौमियत, इस्लामी तहजीबी इंडोनेशियन कौमियत, इस्लामी हिंद इस्लामी तहजीबी कौमियत थी है। अच्छा, आप जरा गौर फरमाइए, बहुत सारी बातों का आपको जवाब मिल जाएगा। असल में जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ ना, तो इंदिरा गांधी ने ये नारा लगाया कि हमने टू नेशन थ्योरी बंगाल में उसमें खलीज में डुबो दी। तो जाहिर है जिनका ज़रा सतही नुक्ता नज़र था टू नेशन थ्योरी के बारे में, वो तो फौरन इससे चकरा गए कि हाँ जी वो तो टूट गया। भाई बात यह है कि जब 23 मार्च को आपने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी और उसमें स्टेट्स का लफ्ज लिखा था, मुझे दिखला दें हैं, आप तारीखी रिकॉर्ड दिखला दें किसी एक हिंदू प्रेस के आदमी ने भी ये कहा हो कि आप टू नेशन थ्योरी प्रीच कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर एक मुल्क मांग रहे हैं, और आप ये 3-4 रियासतों की बात कर रहे हैं करारदाद में। किसी ने कहा? यानी आपके दुश्मन को भी पता था कि टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है। ये चाहे 5 रियासतें बना लें, ये मुश्तरका भारत से अलग एक कम्युनिटी है, और वो अलग एक तहजीबी कम्युनिटी ये शेयर कर रहे हैं।
कल को वो 5 कौमियतें भी हो सकती हैं, ये नहीं कि नहीं हो सकती, क्योंकि अब बांग्लादेश हमसे कतर का अलग हुआ हुआ बड़े साल हो गए। अब उसने अपना एक मुकामी सॉवरेनिटी के जरिए से एक इस्लामी बंगला तहजीबी कौमियत जो है उसके कलर्स जो हैं वो आगे बढ़ाना शुरू कर दिए और बढ़ेंगे, जिंदाबाद। अब वो जो हिंद इस्लामी तहजीबी कौमियत थी वो अब 3 हिस्सों में 3 कौमियतें इस वक्त बन गई हुई, लेकिन उससे हिंद इस्लामी तहजीबी कौमियत की वो जो शेयरिंग थी जो उस वक्त आप कर रहे थे वो खत्म नहीं हो जाती, वो आप तीनों के अंदर जारी व सारी। क्योंकि अगर जारी व सारी ना होती तो बांग्लादेश प्रेफर करता अपना मगरबी बंगाल के साथ मिलने में, क्योंकि वहां तो एक कौमियत तो वो है। कौमियत अगर जुबान की लेंगे, अगर जोग्राफिया की लेंगे, अगर टेरिटरी की लेंगे, अगर पुरानी नस्लों की लेंगे, तो फिर उन्हें मगरबी बंगाल के साथ अपनी मुत्तहिदा कौमियत बना लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो जो इस्लामी इसमें तहजीबी जौहर था वो अब भी उनकी डिस्टिंक्ट कौमियत के लिए उसी तरह से अमल पैरा है और बुरुए कार है। अच्छा, अब अगर कल को कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो कश्मीरी हिंद इस्लामी तहजीबी कौमियत होगी। ये चारे अनासर जो मैंने इस एक जुमले में किए वो उसमें जमा होंगे जो उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हिंदुस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी। तो इसकी शुरुआत तो माजी करीब में इस एरिया में पाकिस्तान से ही हुई ना। खैर, ये तो एक मसला है कि अगर आप यूं समझ लें नेशन थ्योरी को तो ना आपको ये कहने की जरूरत है कि किधर गई। इसलिए उसमें जो मेजर एलिमेंट है इस्लामी तहजीबी सेंस ऑफ वीनेस का, वो हम पाकिस्तान से खारिज नहीं कर सकते, ना वो बांग्लादेश अपने अंदर से खारिज कर सकता है। ये सिर्फ इस्लाम नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ इस्लाम नहीं है, अकायद नहीं है सिर्फ, ये वो रवायात हैं जो कायद आजम ने इसी बुनियाद पर यह मुकदमा जीता था कि हमारी रवायात अलग, हमारे हीरोज बरे सगीर के अलग, और हमारी ज़बान अलग, और हमारा कल्चर अलग। हिंदुस्तान में जो बंदा, कोई ईरान से और अरब से तो नहीं आए थे, सारे हिंदुस्तान से कन्वर्ट हुए थे। जब वो कन्वर्ट हुए उन्होंने बुत की पूजा छोड़ दी, बुत पूजते थे, पूजा छोड़ दी, गाय की परस्तिश करते थे, उसका गोश्त खाना शुरू कर दिया। ये कोई छोटी तब्दीली है? अच्छा, सती होती थी बीवियां अपने खामंद के वफात पर, जो मुसलमान होते गए छोड़ते गए। तो इससे एक डिफरेंट तहजीबी कौमियत बनी। ये अगर हमें बात समझ में आ जाए तो फिर वो कोई झगड़ा नहीं होता कि बांग्लादेश अलग हो गया तो क्या हो गया, वो एक घर में आप तकसीम हुए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब बात यह है कि भाई के ये जो हम कहते हैं ना कि उस वक्त हम एक नजरिया थे, एक कौम थे, अब बिखर गए हैं, इस मुगालते को भी दूर कर लीजिए। ये तारीखी इजाफियत है। तश्कील पाकिस्तान से पहले मुत्तहिदा भारत में हमारी स्ट्रगल मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम थी, जो सारी कशमकश थी। अहरार भी मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहे थे, लेकिन उनका अपना एक नुक्ता नजर था, वो भी हिंदुओं के साथ तो शामिल नहीं रहना चाहते। अपना खाकसार थे, वो भी, वो तो ये कहते थे हमें हुकूमत वापस करके जाए अंग्रेज, कि हम हिंदुओं पर हुकूमत कर सके। तो एक आपके अंदर थी जमीयत उलमाए हिंद जो कहती थी वतन जो है, जिसकी तरफ इशारा किया हमीद शाह साहब ने, कि वो वतन से बनती है कौमियत। और जो जो ये बात भूल गया कि कल को जो वतन से बनने वाली कौमियत है उसमें फैसले जो हैं वो अक्सरियत राय से होने। और इसमें भी अल्लाह मियाँ ने आपकी हेल्प की। वो जो मुश्तरका गवर्नमेंट बनी, उस थोड़ी से अरसे की गवर्नमेंट में जो मुसलमानों के साथ सलूक किया गया, जो उनके राइट्स पामाल किए गए सियासी, उसके नतीजे में आपको एक सबक आ गया जो विजनरी लोगों ने पहले से देख रखा था इकबाल जैसा, लेकिन आपको उससे सबक। कायद आजम भी खुद मुश्तरका कौमियत के कायल थे, लेकिन वो मानते हैं अपने जो खतूत का अल्लामा इकबाल के खतूत उनके नाम हैं, उसके दिबाचे में वो मानते हैं कि मेरी रहनुमाई इकबाल ने की, और वो इकबाल बहुत पहले उन नताइज पर पहुंच चुके थे जिन पर मैं बहुत बाद में पहुंचा।
तो जनाब जब पाकिस्तान बन गया है तो थोड़ा सा आप म्यूजिक ऑफ द गेम फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये है इख्तलाफ राय अमंग मुस्लिम्स, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम। तो इसलिए उससे उससे मुवाजना ना करें। आपने मादरे मिल्लत के हवाले से देख लिया था ना ये मसला, कि मादरे मिल्लत को एक लीडर के तौर पर कौम ने कहा कि ठीक है आप भी लीडर। और फिर ये नहीं हुआ कि जिस तरीके से कायदे आज़म जो थे 99.8% मेजॉरिटी ले गए थे, इस तरह से मादरे मिल्लत ले जा सकते। इसलिए कि ये फिर यहाँ एक सॉवरेन स्टेट में मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ राय था। अच्छा, उसकी हजार वजूहत में बयान कर सकता हूँ, फिर उनकी मौत के बारे में बातें हो सकती हैं। मैं उन डिटेल में नहीं जाता जो छोटी छोटी जो रोजमर्रा स्टेट्स की, उसमें सिर्फ एक बात समझ लें तो आपको मादरे मिल्लत की जो है मौत भी समझ में आ जाएगी। कि ये जो पावर क्लब होती है, जो स्टेट बनाती है, अब ये देखें दो चीजें पैरेलल चलती हैं। इंसानी तारीख में जो बादशाह हैं वो कोई नजरियाती लोग होते हैं या वो कोई बड़े बरतर तहजीबी लोग होते हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि मैकेनिज्म तारीख का ये है कि बादशाहतों के शाही मराकज के जरिए से तहजीब आगे बढ़ी। इसलिए कि तारीख का वो जमाना जो बादशाहतों का जमाना था उससे आगे बढ़ी। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट है मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं, जो हमें बहुत सारे मसाइल हमारे लिए पैदा करता है, वो है आइडियल और एक्चुअल का फर्क। और जब आप आइडियल बनाते हैं तो आप आइडियलिज्म कहाँ रखते हैं? अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना जो खैरुल कुरून कहलाता है, उस जमाने पर अगर आप अपने आप को परखेंगे तो आपको 1400 साल तारीख, इस्लाम की तारीख दिखाई नहीं देगी। आपके बड़े बड़े इस्लामी मुफक्रीन ने यही बात की है जो मैं इस वक्त कह रहा हूं, मगर ये गलत बात है। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धक्का लगाया हुआ तारीख को मौजूद ना होता तो विल डूरांट को ये ना लिखना पड़ता कि दुनिया में जितनी भी तहजीबें गुजरी हैं उन सब से ज्यादा मुसलमानों तहजीब ने बेहतर बिहेव किया है इंसानी सतह पर। ये एक मुस्लिम हिस्टोरियन नहीं कह रहा, एक गैर मुस्लिम हिस्टोरियन कह रहा। तो वो ज्यादा बेहतर जानता है कि तहजीबों का मुवाजना कैसे किया जाता। हमें इस्लामी आइडियलिज्म के एतबार से तो अपने 1400 साल जो हमारी तारीख है उस पर बड़े एतराज हो सकते हैं कि फलां बादशाह ने क्या किया, फलां ने क्या किया, फलां ने क्या किया। वो भाई ये जमाना पैगंबर का जमाना नहीं है बाकी 1400 साल वाला, ये पैगंबर के बगैर का जमाना। और पैगंबर के बगैर के जमाने ने वही जमीनी असूलों के मुताबिक चलना है। हाँ, उसमें पैगंबर का कमाल ये है कि उसकी, इकबाल ने इसको एक मिसरे में बयान कर दिया, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अगर कभी आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो खास तरकीब है मुसलमानों की, इसने समाजियाती अंदाज में या सोशोलॉजिकल अपना जहतों में कैसे अपनी डिस्टिंक्शन दिखाई है। आप देख लें, आपने एक मुल्क इस्लामी तहजीबी बुनियाद पर बनाया, इसके बावजूद पाकिस्तान में 4 मार्शला लगे। अब हमें यह भी सवाल उठाना चाहिए कि 4 मार्शला क्यों लगते हैं? इसलिए लगते हैं कि जहां की पावर क्लब को अपने मफादात के सिलसिले में अवामी अमल से जितना खतरा महसूस होता है मुस्लिम सोसाइटी में, उतना हिंदुस्तान के लोगों को महसूस नहीं होता, क्योंकि वहां तो जात पात को भी, क्लास सिस्टम को भी कवरेज हासिल है सेक्रेट। यहाँ तो एक मुल्ला बता देता है आपको, दूर दराज देहात में बैठे हुए आदमी को, कि फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मरे तो जिम्मेदार हुक्मरान होता। तो जनाब इसी का नतीजा है कि 4 मार्शल लगे पाकिस्तान में, उन चारों ने 8-8 10-10 साल मुल्लायत की परवरिश की। इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जो इस्लाम से फीडेड है, इकबाल से फीडेड है, बड़े बड़े आपके उलमा शाह वलीउल्लाह ले लें, बड़े बड़े लोग जो हैं दादा गंज बख्श, उनसे फीडेड है, वो जो है उन्होंने मुल्लायत की को 5% वोट भी नहीं दिया कभी।
और हिंदुस्तान में 75 साल में सेकुलरिज्म प्रीच होता रहा, विदाउट ब्रेक डेमोक्रेसी चलती रही, वहां लोगों के वोटों से फंडामेंटलिस्ट रूल कर रहे हैं। ये है जनाब आपका पोटेंशियल। इसी के साथ मैं वो बात जोड़ता हूँ, हमारे किसी दोस्त ने गालबन अपना डॉक्टर साहब ने, जिया साहब ने की थी, अनपढ़ों वाली बात कि भी असेंबली में अनपढ़ लोग। आपके पाकिस्तान में जरा दो असेंबलियों का मुवाजना कर लें। एक असेंबली है भुट्टो की, जो जिसमें ये जो खंबे थे उनको भी वोट मिल गए थे अनपढ़ों को। तो इससे ज्यादा अनपढ़ असेंबली कोई नहीं आनी। और दूसरी असेंबली मजलिस शूरा, जो चुन चुन के पढ़े लिखे लोग जनरल ज़िया ने जमा किए थे। अब दोनों की कारकर्दगी देख ले। सबसे पेचीदा काम जो आइन साजी का था वो आपकी अनपढ़ असेंबली ने किया। ये जनाब मैं इसलिए कह रहा हूं, और उसी अनपढ़ असेंबली ने मजबूर कर दिया आपके उन उलमा को भी जिन्होंने अपनी किताबों में यह लिखा हुआ था कि जाती मिल्कियत को, जमीन की मिल्कियत को हाथ नहीं लगाया जा सकता, ना उसकी हद मुकर्रर की जा सकती है, ना उसको खत्म किया जा सकता है। उसी अवामी असम्बली के दबाव ने उनसे साइन करवाए, सिर्फ नाम बदला, वहां इस्लामी मसावत लिखा गया 73 के आइन में, लेकिन कंटेंट वही था कि कोई भी मलकियत कौमियाई जा सकती है। इस पर सब उलमा के दस्तखत हुए। ये अनपढ़ असेंबली के दबाव से हुआ। मगर वो जो पढ़ी लिखी असेंबली थी, शूरा थी ज़िया की, उसने क्या किया, ये कानून खत्म कर दिया आते ही। इसलिए कि वो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो ज्यादा समझदारी से फैसले करने। लिहाजा भाई मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक पूरा नेशनल अमल होता है, सिर्फ असेंबली नहीं कोई कानून बनाती। आपकी प्रेस किधर गई हुई होती है, आपके वोकला किधर गए हुए होते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स कहाँ होते हैं। जब भी कोई कानून बनना होता है वो पूरे माशरे में डिस्कस होता है। अब माशरा जिस लेवल पर है उसी लेवल के नताज निकलेंगे। फिर इसमें भी एक शरह सदर वाली बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत गुमराही पर मुत्फिक नहीं होती। एक दफा इसने कहा था, बड़ी अच्छी बात की थी नजीर नाजी ने, उसने कहा जी कि कोई मैट्रिक पास भी अगर वजीर आजम होता ना, सिविलियन, तो इस पाकिस्तान सेपरेट नहीं होता था। ये बहुत बड़ी सोशोलॉजिकल विजडम की बात उसने की थी। तो आप जनाब आ जाए जरा ये कि पावर क्लब का कौन सा उनसर जो है वो अपने जाती मफादात पर कौमी और नजरियाती मफादात को तरजीह देता है। बता दें, अदलिया देती है, सियासतदान देते हैं, आर्मी देती है, अच्छा फ्यूडल देते हैं, सरमायादार देते हैं। तो भाई वो अपने इज्तिमाई मैकेनिज्म के असीर हैं, वो अपने तबकाती मफाद को नहीं छोड़ सकते। और सोशल साइंटिस्ट ये लिखते हैं कि जागीरदारों के मुकाबले में ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है इसकी अपनी खराबियां होती हैं, मगर ये माशरे को आगे बढ़ाने का एक कदम होता है। और आपका जो सबसे बड़ा लिबरल और प्रोग्रेसिव और इस्लामी सोशलिज्म वाला जमाना आया था, उसने अभी उगती हुई सनत को स्मैश कर दिया था, तबाह कर दिया, आज तक नहीं उठ सकी। वो वैसे तो हम कहते हैं ना, अपने लिहाज से रिलेटिवली हम ये कहते हैं कि टेक ऑफ की पोजीशन पे पहुंच गई थी। तो जनाब ये दूसरा हमला था। पहला हमला हमारे ऊपर ये किया गया था। सर एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, ये बात जरूर जहन में रखें कि पाकिस्तान को सिर्फ अंदरूनी खतरात नहीं है, पाकिस्तान को बैरूनी खतरात भी बहुत हैं, आलमी खतरात, उनकी भी निशानदहियां की जा सकती हैं बड़ी आसानी से। लेकिन मैं आपको इस वक्त जो आलमी खतरात के नतीजे में हमारे साथ हुआ 3 इशारे करना चाहता हूँ। आप जब पाकिस्तान आपने बनाया तो आपके पास 0 एसेट्स थे। आपकी ब्यूरोक्रेसी ने दिन रात एक करके और कीकर के कांटों से वो जो है पिन का काम ले लेके उन लोगों ने वो काम किया, वो मंसूबे बनाए कि 2.5 साल 3 साल के अंदर अंदर
पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से डबल हो गई, 2.5 गुना हो गई। ये चेक कर लें, मैं गलत बात नहीं कह रहा। इस पर बैरूनी कुव्वतों का माथा ठिनका जो समझती थी कि पाकिस्तान 4 दिन नहीं चल सकता। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने जनाब ये शुरू करवाया माशाल्लाह वाला सिलसिला। तो जनाब अयूब साहब तशरीफ लाए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी तबाह की जितनी उनसे हो सकती थी। उसके बाद वो गए तो याया ने तबाह की जितनी हो सकती थी। तो दुश्मन को पता था, पाकिस्तान में एक डेवलप किया था आपके प्रोग्रेसिव लोगों ने कि ब्यूरोक्रेसी एंटी अवाम होती है, और उधर आपके दुश्मनों को, आलमी दुश्मनों को यह फिक्र था कि इनकी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान को डेवलप कर रही है। यार आप काहे के इंटेलेक्चुअल, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने प्रायोरिटीज, अपनी तदरीज क्या रखनी है, हायरार्की क्या कायम करनी है, आपने तरजीहात आपने कैसी आपने मुकर्रर करनी है। मैं लिहाजा पहली बात तो मैं ये ऐलान करता हूँ, मैं ये बता दूं कि मैं किसी सियासतदान से मायूस हो जाऊं, मैं फौज से मायूस हो जाऊं, मैं ब्यूरोक्रेट से मायूस हो जाऊं, मैं पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ सकता। ये अजीब बात है कि आप जरा सा डिसइल्यूमेंट होते हैं तो ये है पाकिस्तान, ये है कौम, ये है फलाम कहना शुरू कर देते हैं। भाई ये कौम है जिसका घेराव किया जा रहा है। दुनिया में और भी कौम है, आपके करीबी कौम है, मैंने अभी मिसाल दे दी। यार आपने तो यहाँ पॉप म्यूजिक आया था, आपके फतेह अली खान ने मार मार के भगा दिया उसे अपने फन के जरिए से। और वो पॉप म्यूजिक किस लिए होता है? मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, शैलो साइकोलॉजी पैदा करने के लिए। यू आर रेजिस्टिंग। मैं आपको एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, पाकिस्तान अपनी गई गुजरी मफादात और पावर क्लब के हाथों में खिलौना बनने के बावजूद पाकिस्तान रेजिस्ट कर रहा है आलमी सतह पर। हमने उतने दरवाजे नहीं खोले ग्लोबलाइजेशन के लिए जितने इंडिया ने खोल दिए हैं। वो बड़ी मार्केट है भाई, ठीक है, बड़ी मार्केट उनकी तरजीह है। हम तो शराब के पब्स नहीं बनाने देंगे। जब नहीं बनाने देंगे तो हम तरजीहात में कैसे रह जाएंगे? हमें कहा जा रहा है कि इस्लामी जमहूरिया से इस्लाम का लफ्ज हटा दो, जमहूरिया पाकिस्तान कर लो। हम नहीं करेंगे तो कैसे उनकी प्रायोरिटी में आ जाएंगे? वो हमें कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर दो, हम नहीं करेंगे, कैसे उनकी प्रायोरिटी में आ जाएंगे? अभी देखें, फिर कुदरत भी आपको कंपेल कर रही है। अगर आपकी अकल और शऊर नहीं काम करता तो कुदरत आपके लिए सूरत हाल पैदा करती है। आपने अपनी बदबख्ती से, अपनी नाअक्बत अंदेशी से आपने अभी जो हुआ, अब मैं पहला बताया था, मैं दूसरा बता दूं। दूसरा था बेट्रेयल, जब अयूब ने ये ऐलान कर दिया था कि हमने सारे अंडे अब अमेरिका की टोकरी में नहीं रखने, हम कोई नए दोस्तियां भी तलाश करेंगे। तो उसको सजा देने के लिए जो कुछ हुआ उसके बाद में आपने देखा, उसने इंडस्ट्री तबाह कर दी, उसने ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी, उसने मेरिट तबाह कर दिया। और एक चीज का मैं खुद गवाह हूं, उस जमाने का जो सबसे बड़ा लीडर था, YMCA हाल से खिताब फरमा रहा था और मैं बाहर खड़ा था, अभी वो वजीर आजम नहीं बने थे। उन्होंने फरमाया जनूबी एशिया में कम्युनिज्म को रोकने के लिए मैंने CIA से बड़ा काम किया है। तो ये बात किसको समझनी चाहिए? अगर इंटेलेक्चुअल को नहीं समझनी चाहिए तो, अगर इंटेलेक्चुअल को ये बात समझ में नहीं आती कि ये जुमले कहने वाला किसका घोड़ा है, तो काहे के इंटेलेक्चुअल हैं हम? जनाब उस वक्त तबाह किया गया आपके मुल्क को, बस उठते उठते अब दोबारा ये हुआ। CPEC के सिलसिले से डेवलपमेंट की एक फाटक खुल गए थे और उसको अमेरिका ने वाज़े लफ्जों में कह दिया था कि आई डोंट वांट CPEC। और आपकी जो फार साइटेडनेस ने कोई एक कमाल दिखाया था वो ये था कि आपने 2 डिवीजन फौज खड़ी कर ली थी CPEC के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मगर वही इंटरनेशनल मुदाखलत की लॉबी ने ये एक बयानिया शुरू किया कि चीन हमें अपनी कॉलोनी बना लेगा। तो ये जो आप सारा भुगत रहे हैं इस वक्त, ये चीन को बिट्रे करने के नतायज भुगत रहे हैं। आपने ना सिर्फ जब ये नई रजीम आई थी, मैं बात मुख्तसर कर दूं, बहुत लंबी बातें, क्योंकि आप सब ने इतनी बातें छेड़ दी हैं कि मुझे भी फिर सारी करनी पड़ रही, कि जब ये नई रजीम आई थी,
ये अपना 18 में, तो उस वक्त आपके वजीर खजाना जो हुए थे उन्होंने ऐलान किया था कि हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। और भाई क्यों किया था? इसलिए किया था कि उसे पता था हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल है। मगर एक मकरूह तोसी जिसकी मुखालफत सिर्फ 2 कॉर्नर से हुई थी, एक अदलिया ने कहा था ड्यू डेट पर चले जाएं आप, दूसरा अपने मफादात में ही सही आपकी अस्करी जो सीनियर क्यादतें थी उन्होंने कहा था 2 महीने पहले कि जनाब ड्यू डेट पर चले जाएं। लेकिन जो एजेंडा किसका था जिसके लिए वो आए? आप मुझे बता दें, ये 2 मुखालफतें तो मैंने निशानदेही आपको कर दी। एक मुफाद की वजह से होगी, एक शायद थोड़ा सा आइन पसंदी की वजह से हो। अब उसके बाद किस लीडर ने तोसी की मुखालफत की? और वो एजेंडा आपके सामने था। फॉलो अप से देख लें क्या एजेंडा था। फॉलो अप ये था कि असद उमर कह रहा है कि नहीं जरूरत IMF के पास जाने की, तो किसका प्रेशर कह रहा है कि IMF के पास जाओ जरूर? और फिर कौन आता है? फिर सारे अमेरिकन टेक्नोक्रेट्स यहाँ आ जाते हैं। फिर आपने क्या बट्रेल किया कि IMF के सामने वो तमाम मुआहदे रख दिए चीन के। तो इतना घाटे का आपने सौदा किया कि चीन जो पहले आपको 50% मुफादात दे सकता था, अब वो विजिलेंट हो गया। अब वो शरायत भी आप पर कड़ी आयत करेगा। अब बनाया भी आपने मिन्नतें कर करके उसको, आपको बेल आउट भी उसने किया। तो अब सर सिर्फ मैं ये अर्ज का आखिरी बातें 2-3 करके मैं इजाजत चाहूंगा। अब जरा इसको भी जहन में रखें बात को। आज जो सूरत हाल है, अगर कोई ये समझे, मैं एक दिन भी फौजी मुदाखलत के हक में नहीं रहा। सारी उम्र मेरी इस वक्त 80 साल हो गई है। मैं कोई 20-22 साल या 20 साल से होश संभाला हुआ है। मैं हमेशा उसकी मुदाखलत के खिलाफ लड़ता चला आ रहा हूँ। लेकिन इस मुदाखलत, इस ऊंट को अपने खेमे में खुद सियासतदानों ने दाखिल किया और एक दूसरे के खिलाफ उसके आलाकार बनते रहे। और अल्टीमेटली आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इस पावर क्लब का सबसे मजबूत विंग है आपका अस्करी विंग। वो जब भी आता है स्टेटस को स्ट्रेंथन करता है, सरदारों को लेता है, चौधरियों को लेता है, खानों को लेता है, वडेरों को लेता है। और जितना हमारी जमहूरियत पोटेंशियल अपना दिखाती है, टूटी फूटी जमहूरियत भी, अब यह भी मैं आपके अर्ज कर दूं कि मुसलमान सोसाइटी की टूटी फूटी जमहूरियत भी अमेरिका को कबूल नहीं है। ये तरकीब खास है, तरकीब में कौम मोहम्मदी होने की वजह से इतना पोटेंशियल रखती है कि इसकी जमहूरियत से जो नतायज पैदा हो सकते हैं वो उसका सामना करने के लिए भी तैयार नहीं। ना आपकी इंटरनल पावर क्लब तैयार है उसके लिए, ना बाहर की। और भाई बता दें मुझे, इकबाल को हम बानी पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इकबाल के अफकार कितने आपकी पावर क्लब को अजीज हैं? उर्दू जुबान के बारे में इकबाल ये कहता है कि मेरी मजहबी तअस्सुब से भी ज्यादा मेरा लसानी तअस्सुब है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो बावजूद आपके यही ताकतवर विंग्स जो है ना, ये सबसे शायद आखिर में कहीं कबूल करेंगे। कौम तो आज कबूल करने के लिए तैयार। अब उसमें भी आपके कई इंटेलेक्चुअल्स ये हैं जो लिखते उर्दू में हैं, जो सबसे अपना प्यारा इजहार, तख्लीकी इजहार उर्दू में करते हैं, लेकिन वो एकदम जब आएगी बात उर्दू की नफाज की तो वो कहेंगे नहीं। अच्छा, तो ये जनाब बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें आपके इंटेलेक्चुअल का एक रोल था, क्योंकि ये जो पावर क्लब होती है इन्होंने तो अपने वेस्टर्न मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अब इनके ऊपर जो एक निगहबान होता है, निगाहदार होता है, वो इंटेलेक्चुअल विंग होता है। तो इंटेलेक्चुअल विंग जो है, जो इनका अलाकार बने, इनके दरवाजों पर जाके बैठा रहे और ओहदे लेने के लिए अपने आप को पेश करता रहे कि बताएं क्या खिदमत लेनी है। तो अपना भी जरा पीढ़ी के नीचे डंडा फेर के हमें देखना चाहिए। ठीक है जी। तो जनाब, अगर अब आप चाहेंगे आप प्रैक्टिकली आ जाए। इस वक्त जिस कम्प्लेक्सिटी की सूरत हाल है, इसमें अगर आप चाहेंगे कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट एकदम पीछे हो जाए, इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकेबल और अनएडवाइजेबल। इस वक्त इतनी एक्टिव हैं आपकी आलमी ताकतें कि आपकी सर्वाइवल दाव पर लगी हुई है। लगी इनके अपने ब्लंडर्स से हुई है। ये आपका जो एस्टेब्लिशमेंट अपने ब्लंडर्स से ये भुगत रही है। लेकिन हमारी एक प्रायोरिटी है, मेरा एक शेर है,
जलाकर राख कर डालें सब उनकी कहकशाएं, मगर एक शौक तारे से वफादारी हमारी। एक साझी चीज है हमारी, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की खातिर थोड़ा सा पेशेंस से काम लें और सलीके से सॉर्ट आउट चीजों को करें। आप किसी एक्सट्रीम पर जाके खड़े ना हो, और खुदारा इन सियासतदानों की छोटी छोटी मफादात के पीछे जिस इंतहा पसंदी की अदम बर्दाश्त पैदा हुई है, इंटेलेक्चुअल्स खुदा का वास्ता है उसका हिस्सा ना बने, जितना इस बार हिस्सा बने हैं मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बातें बहुत मेरी लंबी हो गई हैं।